हेलो फ्रेंड्स, अनक्लेक सोंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 10th चल रहा था, वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। ठीक है, पेज नंबर रहेगा अपना 118। पेज नंबर 118 अपना चल रहा है। ठीक है, वाइटल साइन अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने टेम्परेचर और पल्स स्टडी कर लिया था। आज अपन स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, ए मैकेनिज्म, एक ऐसी मैकेनिज्म द बॉडी यूजेस टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड। ठीक है, और एंड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, यानी एटमॉस्फेरिक जो एयर है उस एयर और ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड के बीच में। ठीक है, और जो ब्लड है देन बॉडी में आने के बाद में ब्लड एंड जो सेल्स है उनके बीच में गैसेस का क्या होना, आदान प्रदान होना। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो अपना ब्लड है, ठीक है, ब्लड और जो बॉडी की सेल्स है उनके बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो अपने को ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी रेट में वेरी विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेस्पिरेशन का रेट जो है वो अल्टर्ड होता जाएगा, रेस्पिरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे यंग एज में अपन होते हैं तो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो अल्टर्ड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, नॉर्मली होती है ये 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, यदि लेस देन 12 अपने को ब्रीथ मिल रहा है, दिस मींस ब्रेडिपनिया, और यदि मोर देन अपने को 20 मिल रहा है दैट मींस टेकिपनिया। ठीक है, तो कंडीशन अपन आगे देख लेंगे। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें अपन रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट पॉइंट इज मेनी ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पल्स रेट आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी रेट। जैसे कि अपन ने पीछे की वीडियो में पढ़ा, पल्स रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वही फैक्टर्स किसको अफेक्ट करेंगे, रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जैसे कि एक एज है, एज क्या करती है, पल्स को अफेक्ट करती है, एज रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो पल्स को अफेक्ट करता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर में पल्स जो वो इंक्रीज हो जाता है तो रेस्पिरेशन भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इमोशनल स्टेट, जब इंडिविजुअल एंगर की कंडीशन में होता है तो उसका जो पल्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। जब इंडिविजुअल रिलैक्स होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक मोड में होता है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, शेलो हो जाता है या डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार से जो फैक्टर्स जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, पल्स को जो अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करेंगे, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेंगे। देन एन इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी बॉडी में CO2 बढ़ेगा तो उस कंडीशन में, और साथ ही साथ ए लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और O2 जब घट जाता है, CO2 जब बढ़ जाता है और O2 जो है वो घट जाता है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये डायरेक्टली जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में 2 रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें 2 रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। फर्स्ट वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर एंड सेकंड वन इज न्यूमोटैक्सिक। ये दोनों सेंटर जो है ये रेस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेशन डेप्थ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया, ध्यान में रखना। तो जब भी बॉडी के अंदर CO2 जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों फैक्टर्स मिलकर के अफेक्ट करते हैं या मैसेज करते हैं हमारे ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर में, जहां पर एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम के सेंटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करेंगे रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ को। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंडिविजुअल का बढ़ जाएगा। ठीक है, देन हेड इंजरी और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में या फिर हेड इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर मैंने आपको बताया ये डिप्रेस हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, और साथ ही साथ जिसकी वजह से क्या होता है, शेलो रेस्पिरेशन या स्लोड ब्रीथिंग अपने को देखने को मिलती है। देन और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन सच एज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स डिप्रेस करती है रेस्पिरेशन को। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जो कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है, मॉर्फिन जैसी मेडिकेशंस है, कोडिन है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है ये क्या करती है, ये क्या कर देती है, रेस्पिरेशन को शेलो कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, ये पॉइंट अपना हो गया था, 4th नंबर हो गया। देन अपन आगे चलते हैं, एडिशनल फैक्टर्स
देन क्या दे रखा है, एडिशनल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्लूडिंग कौन कौन से फैक्टर्स है, वो फैक्टर है लाइक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, पेन है, पेन में रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एंजाइटी में रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ मिलेगा, रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ, ठीक है ना, स्मोकिंग की कंडीशन में, एंड बॉडी पोजीशन जो है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है रेस्पिरेशन की रेट एंड डेप्थ को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज असेसिंग रेस्पिरेटरी रेट, किस प्रकार से अपने को असेस करना चाहिए, तो काउंटिंग द क्लाइंट्स रेस्पिरेशन आफ्टर मेजरिंग द रेडियल पल्स, ठीक है, जब अब रेस्पिरेशन जनरली कब किया जाता है, एक नॉर्म्स होता है, ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर को अपने को ध्यान में रखना होता है कि जब अपन रेडियल पल्स ले रहे होते हैं, जो ये थंब वाली जो आर्टरी है यहां से अपन क्या ले रहे हैं, रेडियल पल्स ले रहे होते हैं, तो उसी दौरान अपने को क्या करना होता है, उसी दौरान अपने को पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है वो क्या कर लेना है, वो मॉनिटर कर लेना चाहिए, ऐसा एज गाइडलाइन के हिसाब से अपने को बताया गया, ठीक है। और counting the next point is continue to hold the client's wrist while counting the respiration or position the hand on the client's chest, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो हैंड है, ठीक है, वो उसका हैंड जो है वो चेस्ट पर रख देंगे और उसका जो मूवमेंट है वो अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अपन क्या करेंगे, जैसे पेशेंट चेस्ट रेस्पिरेशन लेगा तो जो चेस्ट का मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ में, तो उसी दौरान अपने को क्या कर लेना, मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट हम प्रैक्टिकल में जो है वो इस पॉइंट को कम अप्लाई करते हैं, इतना नहीं करते, स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में इनको अप्लाई किया जाता है। देन वन रेस्पिरेशन इंक्लूड बोथ इंस्पिरेशन, सांस को इनहेल करना, एंड एक्सपिरेशन, सांस को बाहर छोड़ना, इसको मिलाकर के एक रेस्पिरेशन बोलेंगे। द रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड पैटर्न एंड साउंड असेस्ड, ये क्या करना होता है, अपने को असेस करना होता है। तो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग ये सब पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं। अब देखिए, द रेस्पिरेटरी रेट में बी काउंटेड फॉर 30 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो हाफ मिनट में कितने सेकंड होंगे, 30 सेकंड होंगे, तो पूरा फुल मिनट काउंट करने की बजाय क्या किया जाता है कि 30 सेकंड तक रेस्पिरेटरी रेट जो है या पैटर्न जो है वो अपन काउंट कर लेते हैं, और उसको यदि वो नॉर्मल है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो 30 सेकंड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का पूरा रेस्पिरेशन अपने को पता चल जाएगा। बट एक्सेप्ट इन, अब ये पॉइंट आगे क्या कह रहा है, एक्सेप्ट इन क्लाइंट हु इज नोन टू बी वेरी इल और एक्सिबिटिंग इरेगुलर रेस्पिरेशन, यदि पेशेंट इरेगुलर रेस्पिरेशन शो कर रहा है, पेशेंट यदि क्या कर रहा है, एक्सिबिटिंग इरेगुलर रेस्पिरेशन, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, तो उस कंडीशन में अपने को इन विच केस रेस्पिरेशन आर काउंटेड फॉर फुल मिनट, ठीक है। तो उस कंडीशन में पूरा 1 मिनट ही अपने को क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो यदि पेटेंट 30 सेकंड अपन ने देख लिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, पूरा 60 सेकंड अपने को देखने की जरूरत नहीं है। बट यदि अपने को 30 सेकंड अपने रेस्पिरेशन देखा, उसका पैटर्न देखा, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी मिल रही है, तो उसको फिर क्या करना है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे, तो फिर तो अपने को 60 सेकंड पूरा ही रेस्पिरेशन का पैटर्न चेक करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ठीक है। नेक्स्ट वाइटल साइन इज ब्लड प्रेशर। अब जो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बच गए हैं, रेस्पिरेटरी अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, जिसमें कस्मॉल रेस्पिरेशन है, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन है, बायोट्स रेस्पिरेशन है, वो आगे आएंगे, मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देन ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन अभी फिलहाल, जो है एनक्लेक्स जो सोंडर्स है वो पॉइंट टू पॉइंट एनक्लेक्स में जो पॉइंट दे रखे हैं वो अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आगे आएंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स में आएंगे, सारे टॉपिक्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर की बात करें तो फोर्स on the wall of an artery exerted by the pulsating blood under the pressure from the heart। सभी को पता है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो आर्टरीज की दीवारों पे लगता है प्रेशर ब्लड का, उसी को अपन बोल देते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, बट अपने को समझना है, जो पॉइंट दे रखे हैं वो अपने को सारे समझने हैं। नेक्स्ट, द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड अंडर द हाई प्रेशर इनटू द अरोटा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहां जाएगा, अरोटा में जाएगा, ठीक है। अरोटा की वाल पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर के साथ लगेगा। द पीक ऑफ मैक्सिमम प्रेशर व्हेन इजेक्शन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, ठीक है, तो जो पीक प्रेशर होता है उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जनरली ये कितना होता है, 120 होता है, mm of Hg होता है। देन नेक्स्ट बात क्या कही है, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में कही है, द ब्लड रिमेनिंग इन आर्टरीज व्हेन वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो उस दौरान भी आर्टरी पे प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, रिलैक्सिंग वेंट्रिकल की वजह से आर्टरी में लगने वाला प्रेशर को ही अपन क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ये क्या होता है, 80 mm of Hg जनरली होता है, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक कितना होता है 120 माइनस डायस्टोलिक कितना होता है 80, ठीक है, और इनका गैप कितना आया 40 mm/Hg, इसको ही अपन क्या बोल देते हैं, पल्स प्रेशर अपन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि सम अरिथमिक कंडीशंस में क्या होता है, सिस्टोलिक तो चला गया ऊपर और डायस्टोलिक चला गया नीचे, तो वो गैप बढ़ जाता है, ठीक है, जो गैप 40 आना चाहिए था वो गैप बढ़ जाएगा, और वो क्या होगा, वो लॉन्ग रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन डायस्टोलिक प्रेशर जो है, जो पल्स प्रेशर जो है वो अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर एन अडल्ट एज ऑफ 18 ईयर, जिसकी 18 वर्ष उम्र है, नॉर्मल एज, ठीक है, एंड नॉर्मल बीपी इज, सिस्टोलिक बीपी कितना होगा 120 और उसका जो डायस्टोलिक वो कितना होगा 80 होगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। देन ए डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन मे बी मेड, अब हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे अपन, हाइपरटेंशन उसको बोलेंगे कि देयर आर 2 और मोर रीडिंग ऑन एट लीस्ट 2 सब्सिक्वेंट हेल्थ केयर विजिट ग्रेटर देन 120/80 mm/Hg, यानी 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है, वीक में 2 या 2 से अधिक बार पेशेंट का नॉर्मली विदाउट एनी कॉजेज प्रेशर जो है ब्लड का यदि मोर देन 20/80 जा रहा है तो उस कंडीशन को अपन हाइपरटेंशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल टायर पर चढ़ गया है, पेड़ियां जो सीढ़ियां जो है वो चढ़ गया है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, शूट हो गया तो हो गया, तो उस कंडीशन में उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुत्ता पीछे भाग रहा है, ठीक है, अचानक से जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो उस कंडीशन में तो उसका तुरंत वो बैठ करके बीपी अपना मेजर कराएगा तो उसका बीपी ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। बट इंडिविजुअल जनरली इन नॉर्मल केस, नॉर्मल सिनेरियो, यदि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 2 या 2 से अधिक बार क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है नॉर्मल से, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। देन उसकी जो मेडिकेशन है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब ये देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी पोस्चुरल हाइपोटेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। देखिए पोस्चुरल या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, टर्म दे रखा है, एक वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसको क्या बोलते हैं, ए नॉर्मोटेंसिव क्लाइंट एक्सिबिटिंग सिम्टम्स एंड लो ब्लड प्रेशर ऑन राइजिंग टू अपराइट पोजीशन। जैसे ही इंडिविजुअल एक नॉर्मल प्रेशर ब्लड प्रेशर के साथ एक इंडिविजुअल है लेटा हुआ आराम से, जैसे ही वो बैठता है, अपराइट पोजीशन लेता है, सिटिंग पोजीशन पे आता है या स्टैंडिंग पोजीशन पे आता है, तो उसका बीपी क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल का मतलब पोस्चर चेंज करने की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होना, डाउन होना, उसको अपन बोलेंगे पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है। टू ऑब्टेन ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइन, ठीक है, मेजरमेंट्स check the blood pressure and pulse with the client supine and sitting and standing position. Reading are obtained 1 to 3 minutes after client change in position. तो जब भी इंडिविजुअल को ऑर्थोस्टैटिक कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है कि पोजीशन चेंज करने की वजह से उसके वाइटल साइन में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए लेटा हुआ है तो ब्लड प्रेशर अलग है, पल्स अलग है, जैसे ही उसको बैठा दिया तो उसके ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल डाउन हो गया या शूट हो गया, ठीक है, और जैसे ही उसको स्टैंडिंग पोजीशन में आया, वो जैसे ही वो खड़ा हो गया, होने के बाद उसको अचानक से मान लीजिए चक्कर आ गए, वो गिर गया, वो हाइपोटेंशन हो गया, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को बोला जाता है ऑर्थोस्टैटिक प्रॉब्लम्स, यानी पोजीशन चेंज करने की वजह से पेशेंट को क्या हो रही है, उसके वाइटल साइन में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, ऐसे पेशेंट में अपने को ऑब्टेन करना है 1 to 3 मिनट तक, ठीक है, 1 से 3 मिनट तक अपने को क्या करना है, हर एक पोजीशन में, लाई डाउन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन, प्रत्येक पोजीशन में अपने को उसका वाइटल साइन जो है वो हर पोजीशन में अपने को मेजर करने हैं और उनमें क्या करना है, डिफरेंस अपने को देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। नर्सिंग कंसिडरेशंस की बात करें ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, क्या ध्यान में रखना है, तो एक तो अपने को ध्यान में रखना है फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि बीपी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लाइक बीपी टेंड्स टू इंक्रीज एज द एजिंग प्रोसेस प्रोग्रेस। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ये क्या होता है, ये समानुपाती होता है, ठीक है। इंक्रीज एज इज इक्वल टू इंक्रीज बीपी, तो ये नॉर्मली होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। देन स्ट्रेस रिजल्ट इन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा और ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्ट्रेस भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, बीपी को अफेक्ट करने वाला कारण हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई इंडिविजुअल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहा है, ठीक है, या फिर ओपियोइड ड्रग्स ले रहा है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। देन ब्लड प्रेशर इज टिपिकली लोवेस्ट
इन अर्ली मॉर्निंग, अब देखिए डे ऑफ टाइम जो है ब्लड प्रेशर में वो भी इफेक्ट करता है। मॉर्निंग में क्या होगा, इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर लो होगा, आफ्टरनून और इवनिंग में क्या होगा, ब्लड प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम रहता है उस दौरान बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। देन लेट आफ्टरनून और इवनिंग में क्या होगा, बीपी पीक पर रहेगा। देन एडिशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर लाइक स्मोकिंग है, यदि इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक्टिविटी कर रहा है कोई इंडिविजुअल, बॉडी वेट अगर बढ़ा हुआ है और ओबेस है तो उस कंडीशन में भी उसका बीपी जो है वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, अभी जो बीच में जो पॉइंट है ना, जो मैंने कट डाउन किए, जो मैं कट डाउन कर रहा हूं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, अपन ब्लड प्रेशर पढ़ रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं है अपने को। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ये अपना ब्लड प्रेशर चल रहा था, ये अपना ब्लड प्रेशर चल रहा था। मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट है बीच में जो मैं छोड़ रहा हूं आपको भी छोड़ने। ठीक है, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर चल रहा है। ठीक है, ये हो गए अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइन फॉर मेजरिंग बीपी। अब एक ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मेजरमेंट अपने को साइट असेस करनी है कि हाथ का लेना है या अपने को पैर का लेना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। देन अवॉइड अप्लाइंग, ये रहा पॉइंट, सबसे पहले मेजरमेंट करो साइट का। देन अवॉइड अप्लाइंग ए कफ टू एन एक्सट्रीमिटी इनटू, उस एक्सट्रीमिटी या उस हाथ पर अपने को कफ अप्लाई नहीं करना है जिस पर कोई इंट्रावेनस लाइन चल रही है, आईवी कैनुला लगा हुआ है, आईवी फ्लूइड चल रहा है, इन्फ्यूजन हो रहा है, आर्टिवेनस जो शंट लगा हुआ है या फिस्टुला उसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, या फिर किसी प्रकार से इंडिविजुअल जो है वो इन विच ब्रेस्ट और एक्सिलरी सर्जरी हुई है किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, तो उस साइड से अपने को क्या नहीं करना है, ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करना है। ठीक है, तो या फिर कोई ट्रोमेटाइज हुआ है वो हेड, तो उस कंडीशन में उस हाथ से अपने को क्या नहीं करना है, कोई भी प्रोसीजर हाथ से हुआ है या इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, उस हैंड से अपने को ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेग से लेंगे। तो लेग में भी यूज इफ ब्रेकियल आर्टरी इज इनअसेसिबल द कफ इज रेप्ड अराउंड द, देखिए अब ब्रेकियल जो आर्टरी है, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी एंटीक्यूबैटर फोसा में यहां पर क्या हो रही है, यहां से अपन क्या करते हैं, लिसन करते हैं। उस अब किसी कंडीशन की वजह से अपन यहां से नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं से तो लेंगे ना, तो दूसरा हैंड अपन ट्राई करेंगे। तो दूसरे हैंड में भी यदि प्रॉब्लम है, मान लीजिए दोनों हैंड में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, कहां का, लेग का अपन ब्लड प्रेशर जो है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। अब लेग जो है, क्योंकि भैया आर्टरी तो हर जगह है, हाथों में भी है, लेग में भी है। अपन ने पढ़ी थी आर्टरीज के बारे में, 10 जो आर्टरियल पॉइंट है वहां से वो अपन ने पढ़े थे पल्स में। तो अपन क्या करेंगे, लेग से अपन क्या करेंगे, जो ब्लड प्रेशर है वो अपन मेजर करेंगे। ठीक है, अब लेग से अपन मेजर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो अपने को भी ध्यान में क्या रखना है, थाई से अपन क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर क्या करेंगे, असेस करेंगे। एंड द स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द पोप्लेटियल आर्टरी, जो पोप्लेटियल आर्टरी वहां पर अपन क्या करेंगे, उसको वहां से अपन स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे और थाई पर अपन रेप करेंगे, किसको, बीपी कफ को अपन रेप करेंगे। ठीक है, देन एंश्योर द क्लाइंट हैज नॉट स्मोक्ड, स्मोकिंग नहीं किया हुआ उसने एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले। ठीक है, 30 मिनट, पिछले 30 मिनट तक उसने स्मोकिंग नहीं किया है और अपने को क्या करना है, कोई एक्टिविटी नहीं की है, ये मॉनिटर करना है। ये सब यदि करेगा तो इंडिविजुअल का फाल्सली हाई जो है ब्लड प्रेशर अपने को देखने को मिलेगा। हैव द क्लाइंट एज्यूम सिटिंग, पेशेंट को क्या करना है, सिटिंग पोजीशन पे लाना है। विद फिट जो है, फिट जो है पैर जो उनको क्या करना है, सीधे रखना है फ्लोर पर। यानी कि सीधी सी बात बताऊं आपको, ये क्या है, ये है चेयर, और यहां पर इंडिविजुअल को क्या कर देना है, बैठा देना है, सीटिंग पोजीशन पे उसको बैठा देना है और उसका ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाई करना है। या फिर उसको क्या करेंगे, लाइंग पोजीशन देंगे, रेस्टिंग के लिए 5 मिनट जो है उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। देन उसका क्या करेंगे, लाइंग पोजीशन में अपन ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। एंड आस्क द क्लाइंट नॉट टू स्पीक ड्यूरिंग मेजरमेंट, बोलना नहीं है, ये उसको अपन बोल देंगे। देन एंश्योर द कफ इज फुल्ली डिफ्लेटेड, अपन इन्फ्लेट करेंगे लेकिन उससे पहले उसको फुल्ली क्या करना है, डिफ्लेट करना है। एंड देन रेप इट इवनली एंड स्लफली अराउंड द एक्सट्रीमिटी, इवनली मतलब पूरा एकदम आराम से एक सार अपने को क्या करना है, पूरा जो है रेप करना है उसको, किसको, बीपी कफ को। ठीक है, अराउंड द एक्सट्रीमिटी। एंड एंश्योर द स्टेथोस्कोप इज बीइंग यूज्ड फिट द एग्जामिनर्स एंड डज नॉट इंपेयर हियरिंग, स्टेथोस्कोप जो है वो प्रॉपर्ली फिट हो रहा है, आर्टरी के ऊपर अपने को सुनाई दे रहा है साउंड। ठीक है, ये इंश्योर करेंगे। देन डॉक्यूमेंट द फर्स्ट कोरोकोफ साउंड एट द फेज फर्स्ट। अब देखिए 5 कोरोकोफ जो साउंड है वो सुनाई देते हैं, 1 to लेकर के 5 कोरोकोफ साउंड। जो फर्स्ट कोरोकोफ साउंड होता है वो अपने को बताता है सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में, एंड जो 5th कोरोकोफ साउंड है वो अपने को बताता है
डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में, यानी जैसे इन्फ्लेट किया करने के बाद में जो फर्स्ट साउंड अपन जैसे उसको डिफ्लेट करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है, नॉब को जैसे अपन खोल रहे होंगे, ठीक है, डिफ्लेट कर रहे होंगे, तो उस दौरान जो फर्स्ट साउंड सुनाई देगा दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है, वो जो अपर प्रेशर उसको आइडेंटिफाई करवा रहा है। और जैसे जैसे अपन डाउन करेंगे तो फिफ्थ जो साउंड है कोर्टिकोफ साउंड जो है वो अपने को डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। बीच के जो 3 साउंड है ना, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो अपने को स्टेथोस्कोप से सुनाई ही नहीं देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट साउंड इज कोर्टिकोफ साउंड, सिस्टोलिक साउंड, एंड फिफ्थ साउंड इज कोर्टिकोफ साउंड, फिफ्थ, और उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इन्फ्लेट कर लिया, इन्फ्लेट करने के बाद जैसे अपन उसको नोब को खोलेंगे ना, डिफ्लेट कर रहे हैं, उसमें से हवा निकाल रहे हैं, तो उस दौरान ये 5 साउंड होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी नोट सेट में पूछा गया, ध्यान में रखना। बीपी रीडिंग ऑब्टेन electronically with a vital sign monitoring machine should be checked with normal manual cuff is if there is any concern about the accuracy reading। यदि अपन मैनुअली ले रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या इस पॉइंट में ये कहा है कि उसको फिर जो मशीन है जो आजकल डायरेक्टली पल्स वगैरह है, ब्लड प्रेशर है, आपका SpO2 सब चीजें मेजर करती है, उस मशीन से अपन क्या करेंगे, मॉनिटर कर लेंगे ब्लड प्रेशर, यदि मैनुअली कोई प्रॉब्लम है तो। और जब मशीन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस दौरान अपने को मशीन की एक्यूरेसी देख लेनी है कि वो सही है या नहीं है, वर्किंग मोड में है या नहीं है, उसके सेल वगैरह चेक कर लेंगे। देन व्हेन टेकिंग ब्लड प्रेशर सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कफ साइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बार बार भी क्वेश्चन आया यहाँ से नोट सेट में। जब भी अपन ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो अपने को क्या करना है, जैसे बच्चे का ब्लड प्रेशर लेना है तो अपन जो अडल्ट वाला उससे ब्लड प्रेशर बच्चे का नहीं ले सकते, उसकी अलग होंगी, उसका कफ का साइज छोटा होगा, ठीक है ना। तो कफ का साइज जो है अपने को क्या करना है, सेलेक्ट करना है प्रॉपर, दैट इज टू स्मॉल विल यील्ड अ फॉल्सली हाई। जैसे ही टू स्मॉल क्या होगा, कफ का साइज होगा, तो उतना ही फॉल्सली इंक्रीज या हाई अपने को रीडिंग देगा, गलत हाई रीडिंग अपने को देगा। और जैसे ही कफ का साइज लार्ज होगा तो अपने को वो फॉल्सली डिक्रीज अपने को क्या देगा, रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। टू लार्ज, यदि कफ का साइज है बहुत बड़ा है तो फॉल्सली लो रीडिंग वो अपने को देगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट बीच में रह गया, वो पॉइंट है ये रहा, ये एक टेबल दे रखी है बॉक्स में, पेज नंबर 119 पर एक बॉक्स है जिसको 10.3 हाइपरटेंशन कैटेगरीज, ठीक है। तो देखिए कैटेगरीज की बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल का बीपी कितना होता है, 120/80। इलेवेटेड, स्लाइटली इलेवेटेड किसको बोलेंगे, जब ब्लड प्रेशर 122 129 तो क्या हो गया, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक यदि मोर देन 80 हो गया तो उसको इलेवेटेड अपन ब्लड प्रेशर बोलेंगे। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, जब सिस्टोलिक प्रेशर 132 139 के बीच आ रहा है और डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच आ रहा है तो उसको अपन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन बोलेंगे। स्टेज सेकंड 2 या 2 किसको बोलेंगे, सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो यदि मोर देन 140 और डायस्टोलिक जो है वो मोर देन 90 आ रहा है तो उसको अपन स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, इनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो उसको अपन स्टेज सेकंड अपन हाइपरटेंशन उसको बोल देंगे। और लास्ट बचता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस अपन किसको बोलेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी कि जब इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो मोर देन 180 mmHg तो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक यदि मोर देन 120 से अबव चला जाए तो उसको अपन हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। इसमें इंडिविजुअल को मेडिकेशन जो है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें इंट्रावेनस जो हाइपोटेंसिव जो ड्रग्स हैं वो देनी होती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। और क्योंकि इसमें ऑर्गन फेलियर का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है तो पेशेंट को अपन क्या करेंगे, फटाफट से इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो वाइटल साइन जो बचता है, वाइटल साइन दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे।